नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक पेंशन से रिलेटेड कुछ जजमेंट्स हैं वो आपके समक्ष लेकर आए हैं, जो कि इस चैनल पे बने रहिए तो थोड़ी सी हम इन जजमेंट्स पे डिस्कस करते हैं। पेंशन से रिलेटेड ये जजमेंट्स आई हैं। तो देखिए, ये पहली जो जजमेंट है ये एक सिविल अपील नंबर 10251 ऑफ 2040 की जो अपीलेंट वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये केस टाइटल है। तो दोस्तों, इस जजमेंट में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, एक तो लिमिटेशन का और दूसरा जो कोई व्यक्ति अगर रिजाइन दे देता है और उसके बाद सब्सिक्वेंट कोई रूल्स चेंज हो जाते हैं तो स्टेट की एक मॉडल एम्प्लॉयर की तरह काम करना चाहिए और जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सटेंड होने चाहिए जो एम्प्लॉय हैं वो रिटायर्ड हो गए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिला कि जहाँ पर जो अपीलेंट है वो रिटायर्ड हो गए थे, तो फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक रूल्स बना दिए गए कि जो व्यक्ति अगर रेजिग्नेशन वो रिटायर्ड नहीं, रिजाइन दे दिया था उन्होंने कुछ साल की सर्विस के बाद, और उनका जो पीरियड था वो वेव कर दिया गया था, जो 3 इयर्स का जो नोटिस पीरियड है। लेकिन कुछ सालों 2 सालों के बाद जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने अपना एक रूल्स इनकॉर्पोरेट कर दिए थे। उसमें बताया था कि अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन दे देता है अपनी जॉब से तो वो अपने सारे जो क्लेम्स हैं वो फॉरफीचर कर लेता है। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूजन पे पाया कि जब जो अपीलेंट ने रेजिग्नेशन दिया था तो वो उस समय एक वॉलंटरीली रिटायरमेंट का जो प्रोविजन था वो अवेलेबल नहीं था। तो अब जो उनका रेजिग्नेशन है वो एक तरह का वॉलंटरी रिटायरमेंट के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो इसलिए जो रिस्पोंडेंट को जो राइट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो देनी चाहिए। उनकी सारी जो अपीलेंट की जितनी भी जो राइट्स हैं वो एक्सटेंड होंगे जो रिस्पोंडेंट ने सब्सिक्वेंट रूल्स फॉलो जो इनकॉर्पोरेट किए हैं। आइए थोड़ा सा हम इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं कि क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किए थे। तो पहला डिस्कस किया था कि जो क्लेम ऑफ पेंशन है, अगर वो रिजाइन दे देते हैं अपनी, अगर कोई व्यक्ति रिजाइन दे देता है अपनी वॉल्यूशन से, अपनी मर्जी से, तो क्या उनका जो क्लेम है वो बैरिड हो जाता है बाय लिमिटेशंस और लैचेस। और दूसरा फिर यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर फैक्ट्स बताए कि रिस्पोंडेंट कॉर्पोरेशन में एज ए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पे अपीलेंट ने ज्वाइन किया था। तो वहाँ उन्होंने 23 साल 7 महीने कॉर्पोरेशन में काम किया और उनके बाद 28 जनवरी 1991 में रेजिग्नेशन अपना टेंडर किया। फैमिली सर्कमस्टांसेस और इंडिफरेंट हेल्थ का जो ग्राउंड्स रेज किए और प्रेजेंटली वो उन्होंने 50 साल की एज क्रॉस कर ली थी और जो 3 मंथ्स का जो नोटिस था वो भी कॉर्पोरेशन ने एक्सेप्ट कर लिया। 3 मंथ्स का जो नोटिस पीरियड था कि, और उनको रिजाइन के लिए जो एप्लीकेशन थी अलाउ कर दी रिजाइन की। वो डिप्टी जनरल मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट से रिजाइन हुए और फैमिली प्रॉब्लम्स और फेलिंग हेल्थ थी, ये एक ग्राउंड बताया था। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सेक्शन 48 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट से एक LIC रूल्स जो है इनकॉर्पोरेट किए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज पेंशन रूल्स 1995, जिसे पेंशन रूल्स शॉर्ट में कहा गया। और ये नोटिफाइड किए गए थे 28 जून 1995 में, जबकि इन्होंने रेजिग्नेशन 1991 में दिया था। तो लेकिन इसका जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो 1993 से 1 नवंबर 1993 से एप्लीकेबल हुआ। और उसके बाद ये पेंशन रूल्स थे वो ये बताते थे कि जो कोई व्यक्ति रिजाइन देगा तो वो अपने सारे बेनिफिट्स हैं इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी ऑफ पेंशन है उसको भी फॉरफीचर कर लेगा। और उसके बाद अपीलेंट ने इंक्वायर किया लेकिन रिस्पोंडेंट ने कि वो एलिजिबल है पेंशन के लिए। रिस्पोंडेंट ने रिप्लाई दिया कि उनकी जो रिक्वेस्ट है वो acceded to नहीं, मतलब रिक्वेस्ट जो है वो नहीं आगे बढ़ाई जा सकती है। और फिर इसके बाद 2000 में भी डेली एंड जजमेंट्स आई हाई कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल में। जो न्यूज़ आई उसके बाद आपने फिर रिकंसिडर करने को कहा कि पेंशन को रिकंसिडर किया जाए, लेकिन जो रिक्वेस्ट थी अनआंसर्ड कर दी गई। उसके बाद स्पेशल सिविल एप्लीकेशन थी हाई कोर्ट में डाली गई जो कि सिंगल जज ने डिसमिस कर दी 2012 में।
एलपीए भी डिसमिस कर दी कि इस ग्राउंड पे कि 14 साल का डिले हो चुका है और अपीलेंट ने अब जाके कोर्ट में अप्रोच किया है। अब डिले एंड लैचेस के ऊपर कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि एक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस थर्डसेम की जो जजमेंट थी वो आई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब जो डिले एंड लैचेस हैं, लिमिटेशन जो है वो जो क्लेम है उसको थ्वार्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक उसका कोई एडवर्स रिपरकशंस थर्ड पार्टी राइट्स पे नहीं आते हो। तो क्योंकि पेंशन है वो सिर्फ उसी व्यक्ति से संबंधित है, ना इससे विसिनिटी अफेक्ट होगी ना कुछ होगा, तो इसलिए ये एक जजमेंट थी। और इसमें वही बताया कि जो इशू रिलेट्स टू पेंशन और रीफिक्सिंग है, रिलीफ जो है वो दे देनी चाहिए, क्योंकि एज लॉन्ग जो डिले है वो थर्ड पार्टी के जो राइट्स को ना अफेक्ट करता हो। तो ये इस पॉइंट पे ये ग्राउंड था वो अलाउ कर दिया गया इस ग्राउंड को। अब टर्मिनेशन से संबंधित पोर्शन पे आया गया और यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस रेगुलेशंस बनाए थे 1960 के, उसमें सेक्शन 3 का बताया गया कि टर्मिनेशन किसे कब होती है और सुपर एनुएशन कब होती है। अगर कोई क्लास 1 और क्लास 2 एम्प्लॉई जो है वो रिटायर्ड हो जाता है 60 साल की एज पे, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अपनी ओपिनियन में एम्प्लॉय जो कोई भी एम्प्लॉय है वो 50 साल की एज पूरी कर लेता है, तो उसको 3 महीने का सैलरी या नोटिस देके इन ल्यू ऑफ दैट एक्सेप्ट कर सकता है, रिजाइन जो है रिटायरमेंट दे सकता है। अब यहाँ पर रेगुलेशंस फिर उसके बाद बनाए गए थे, 1 नवंबर 1993 को आए थे। उसमें ये बताया गया था कि जो इस रेगुलेशंस हैं 1996 में जो आए थे, जो रेट्रोस्पेक्टिव डेट 1993 से आए थे, उसमें बताया था कि जो कोई एम्प्लॉय 55 ईयर्स की सर्विस या 25 साल की सर्विस पे कंप्लीट कर ली हो तो, और जो एम्प्लॉय है वो भी परमिशन ले सकता है 55 साल की एज पे और या फिर 25 साल की सर्विस पे। तो उस और फिर एक रूल 31 भी बताया गया था, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट से रिलेटेड था, वो भी लेकिन प्रोमलगेट हुआ जो 1 नवंबर 1993 से हुआ। वो रूल नंबर 31 के बारे में बताया गया पूरा। और क्योंकि अब यहाँ पर बताया गया कि अपीलेंट का जो वेव कर दिया गया था 3 मंथ्स का, क्योंकि जो फैमिली हेल्थ और जो हेल्थ कंडीशन तय तो कोर्ट क्लैरिफाई करता है कि जो रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट है वो डेस्परेट कॉनोटेशंस हैं और एम्प्लॉय जो है वो रिजाइन दे सकता है एट एनी टाइम। और रिटायर्ड है कंप्लीशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफाइंग सर्विसेज अंडर द एक्सटेंड रूल्स। अब पेंशन रूल्स 1995 को उन्होंने कोर्ट ने कंसिडर किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने निकाला कि 2 क्लासेस हैं बेनिफिशियरीज की, एक तो रिटायर्ड होते हैं उस नोटिफाइड डेट से पहले और एक दूसरे नोटिफाइड डेट के बाद। और जब कोर्ट के आपने बताया कि उनके ओपिनियन में जो बेनिफिट्स हैं वो अपीलेंट को भी मिल जाने चाहिए, जो कि रूल रिटायर्ड मेंशंस हुआ रूल 3, क्योंकि वो रिजाइंड रेदर देन, बट यहाँ पर उनको ये ग्राउंड उठाया गया कि उन्होंने रिजाइन दे दिया था, रिजाइन देने से सारे राइट्स फॉरफीचर कर जाते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रोविजंस थे, 2S का जो प्रोविजन बताया था जो कि डिफाइन करता है रिटायरमेंट का, और रूल 23 बताता है फॉरफीचर का। अब रूल 2S जो बताया गया है तो उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में भी बताया गया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 31 ऑफ द रूल्स। फिर दूसरा रूल 23 थे वो फॉरफीचर ऑफ सर्विस था, कि वो ये बताता था कि रिजाइन और डिसमिसल जो कर लेंगे तो वो अपनी सारी जो राइट्स जो पास सर्विस है वो फॉरफीचर कर ली जाएंगे, तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे पेंशनरी बेनिफिट्स पे। और रूल 31 बताता था पेंशन ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो ये बताता था कि कोई भी एम्प्लॉय ने 20 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस कर दी हो और नोटिस 90 डेज का नोटिस देने के बाद वो रिटायर्ड हो सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो अपीलेंट का जो केस है वो फॉल नहीं करता रूल 23, क्योंकि एक तो वो सारे जो करैक्टर जो बताया कि रेजिग्नेशन जो दिया था कि बिना किसी परमिशन ऑफ द विदाउट उनको रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। और रूल रेगुलेशन 18 जो बताते था वो 1960 में बनाए गए थे, तो उसमें पेंशन रूल्स 1995 जो है वो कवर्ड नहीं होते थे। और रिस्पोंडेंट को एक मॉडल एम्प्लॉय के तौर पे करनी चाहिए, तो इसलिए एडवांटेज थे रेगुलेशंस के वो उसमें अपीलेंट को भी मिलने चाहिए और इनकी सेफगार्ड होने चाहिए पेंशन एंटाइटलमेंट के। और क्योंकि रिटायरमेंट ये बताता है कि उससे फॉरफीचर नहीं होती है सर्विस को, लेकिन
जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, जो रूल नंबर 31 है, वो डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट के, और ना ही कोई डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट है वो मेंशन है रूल रेगुलेशन 19 सब पार्ट 8, क्योंकि जो पुराने रेगुलेशन है उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में नहीं बताया गया था। और चूंकि अपीलेंट ने 20 इयर्स का काम किया था, रेजिग्नेशन दे दी थी, रेगुलेशन ऑफ जो एज पर रेगुलेशन 18 ऑफ LIC ऑफ इंडिया स्टाफ रेगुलेशन 1960, तो ये डिसिमुलेट नहीं करता है बिटवीन द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज बाय द रेजिग्नेशन और ऑन द अदर वन हैंड और वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑन द अदर, कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है इसमें, क्योंकि उस समय कोई प्रोविजन नहीं था वॉलंटरी रिटायरमेंट का एट रेलिवेंट टाइम। तो ये पेंशन रूल्स 1995 बनाए स्पेसिफिकली जो है वो उसमें रूल नंबर 31 इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो यहाँ पर फैक्ट्स को बैकड्रॉप देखते हुए एक कोर्ट जजमेंट आई थी शील कुमार जैन वर्सेस न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके भी यही जो फैक्ट्स थे वो यही थे, अलाइड फैक्ट्स थे, और उस जजमेंट को भी यहाँ पर एज ए रेफरेंस के तौर पे लिया गया। अब यहाँ पर बताया कि अपीलेंट ने जो 20 साल तक की कंटिन्यूसली सर्विस की थी और उसके बाद उन्होंने डिसकंटिन्यूएशन मांगी थी और साथ में रिक्वेस्ट भी किया था 3 मंथ्स का जो पीरियड है वो वेव कर दिया जाए, वो नोटिस जो है एक्सेप्ट कर लिया गया रेस्पोंडेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, और अपीलेंट को अलाउ कर दिया कि वो अपनी सर्विस से रिजाइन दे सकते हैं। अगर हम रूल 31 और पेंशन रूल्स हैं वो जस्टापोज्ड विद द फैक्ट्स के साथ करें तो ये ऑब्वियस एंड प्रेसिपिटेबल होगा कि जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं रूल्स के वो सब्सटेंशियली फुलफिल्ड होते हैं इस केस में भी। और शील कुमार का जो फैक्टम था उसके भी जजमेंट के जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस के। अब यहाँ पर बताया कि अपीलेंट ने को डिप्राइव नहीं किया जा सकता पेंशन बेनिफिट्स पे, बिकॉज क्योंकि उनकी जो टर्मिनेशन थी एज ए रेजिग्नेशन, और बिकॉज जो टर्मिनेशन एज ए रेजिग्नेशन के तौर पे स्टाइल किया गया था, बिकॉज उस समय जो कोई प्रोविजन नहीं था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट का प्रोविजन नहीं था एट दैट टाइम। तो फिर कमेंडेबल जो ऑब्जेक्टिव था पेंशन रूल्स का कि वो भी एक्सटेंड होने चाहिए उन टू अ क्लास ऑफ पीपल जो क्राइसिस ऑफ विसिट्यूट ऑफ द ओल्ड एज है और सम इनकंसिस्टेंसीज हो अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैट्यूट, तो फिर उसको डिस्क्रिमिनेट सो एज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द बेनिफिशियरी विद इन द क्लास। तो एंड ऑफ द जस्टिस तब ऑब्लिगेट करता है कोर्ट को कि वो डिफरेंसेस को कम करे, मतलब डिफरेंसेस को खताए, मतलब मिटाए और रिकॉन्साइल करे दोनों को एज जो जितना हो सके। तो यहाँ पर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के स्पिरिट पे जाएं और नॉट बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, अगर हम लेटर के मतलब जो वर्डिंग्स हैं उस लेटर पे जाएं और नॉट बाय द लॉडेटरी स्पिरिट ऑफ द प्रोविजंस, तो फिर फंडामेंटल राइट्स जो हैं गारंटीड है अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम अपनी ड्यूटी को फेल कर जाएंगे अगर हम इसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अंदर जाएं और फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर कर देंगे, तो फिर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को फेल कर देंगे। तो फिर यहाँ पर सारे कंटेंट्स को देखने के बाद यहाँ पर जो क्योंकि अपीलेंट ने 20 साल की सर्विसेज कर ली थी, वो क्वालिफाइंग सर्विसेज थी, तो साथ में पीरियड भी 3 मंथ्स का वेव कर दिया गया था। तो इसमें यहाँ पर अपीलेंट की जो अपील है उसे अलाउ कर दी और कहा कि ये अपीलेंट इज एंटाइटल्ड फॉर द पेंशन बेनिफिट्स फॉर द पेंशन, अगर वो कंडीशन रिफंडिंग का जो बताया कंट्रीब्यूशन का वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जजमेंट आई थी 12 अक्टूबर 2015 की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।